नमस्कार दोस्तों। सप्लाई चेन फाइनेंस का हमने टॉपिक एक स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ऊपर मैं आपको पहले डीलर फाइनेंसिंग, जिसको हम चैनल फाइनेंस वगैरह भी बोल देते हैं, उसकी वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ। वेंडर बिल डिस्काउंटिंग यानी सेल्स बिल डिस्काउंटिंग की वीडियो एक दे चुका हूँ। फैक्टरिंग की दे चुका हूँ। रिवर्स फैक्टरिंग की दे चुका हूँ। और आज 3 प्रोडक्ट्स और कवर करेंगे: एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, इंपोर्ट फैक्टरिंग एंड पेबल फाइनेंसिंग। इसके बाद एक प्रोडक्ट मेजरली बच जाता है, जिसको हम ट्रेड्स बोलते हैं, तो उसके बारे में भी कभी फ्यूचर में मैं कवर अप कर दूंगा। तो उससे मेरा सप्लाई चेन फाइनेंस का एक टॉपिक, बेसिक आइडिया कवरेज कवर हो जाएगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और भी बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, इंपोर्ट फैक्टरिंग और पेबल फाइनेंसिंग बड़े सिंपल प्रोडक्ट हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग आपको समझ आ गया, ये तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, और ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपने आई होप सो रिवर्स फैक्टरिंग वाली वीडियो को देखा होगा, और फैक्टरिंग वाली वीडियो को भी। तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि फैक्टरिंग लिमिट क्या होती है, कि जिसके अंदर बैंक जो इनिशिएटर होता है उसके ऊपर ही कॉल लेता है, और दूसरी पार्टी के ऊपर अपना रिकोर्स नहीं रखता। यानी दूसरे, अगर इनिशिएटर डिफॉल्ट करता है तो दूसरी पार्टी के पास रिकवरी के लिए नहीं जाता, या बहुत कम सर्कमस्टांसिस में जाता है। तो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होती है? एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में हमारा इंडियन एक्सपोर्टर है, इंडियन एक्सपोर्टर ने ओवरसीज इंपोर्टर को माल एक्सपोर्ट किया, तो सबसे पहली बात इसमें क्या होनी चाहिए कि आपकी गुड्स की शिपमेंट हो जानी चाहिए। शिपमेंट होनी जानी चाहिए, यानी कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होती है ये। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग का तरीका है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। तो शिपमेंट ऑफ गुड्स हो गई, आपको डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने जरूरी हैं, ठीक है। तो जब शिपमेंट ऑफ गुड्स हो गई, उसके बाद आप बैंक के पास अप्रोच करेंगे, तो जो इंडियन बैंक होगा उसकी आप इंडियन ब्रांच को ही अप्रोच करेंगे, और वो इंडियन बैंक जो होगा वो अपने बैंक की फॉरेन ब्रांच को यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा। तो वो फॉरेन ब्रांच फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है, या आपको पता है कि गुजरात में गिफ्ट सिटी है, जिसको फॉरेन कंट्री का ही एक वो दिया गया है, अपना डेजिग्नेशन दिया गया है, कि वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इंडियन टेरिटरी का ट्रांजेक्शन्स नहीं माना जाता, और वहाँ की जो बैंक ब्रांच लोकेटेड होती है तो उसको फॉरेन ब्रांच के इक्विवेलेंट ही राइट्स होते हैं। तो वो इंडियन बैंक की गिफ्ट सिटी की ब्रांच भी हो सकती है। तो इंडियन बैंक आपका जो डोमेस्टिक वाला, मान लीजिए आप दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला बैंक अपने इंडियन ब्रांच, ओवरसीज ब्रांच को अप्रोच करेगा, या फिर वो किसी ओवरसीज बैंक को, फॉरेन बैंक को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो जितना ज्यादा वो किसी बाहर वाले बंदों को इन्वॉल्व करेगा, तो आपकी ट्रांजेक्शन उतनी ही महंगी होती चली जाएगी, ठीक है। तो खैर, हम यहाँ पे इंडियन बैंक को, जो आपका दिल्ली में है, उसको यहाँ पे नहीं इनपुट कर रहे, हम सिर्फ फॉरेन ब्रांच उसकी जो है, चाहे वो गिफ्ट सिटी में ही हो, उसको ही यहाँ पे रख के चल रहे हैं। तो शिपमेंट ऑफ गुड्स होगी, तो जो फॉरेन ब्रांच होगी उसका आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा, जिसको हम रिसीवेबल परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, कि भाई आपने जो माल बेचा है उसकी जो पेमेंट आपको आनी है, उसको हम खरीद रहे हैं, यानी इसकी पेमेंट को हम खरीद रहे हैं। ये एक एग्रीमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और इसको नोटिस भेजा जाएगा कि भाई हमने ऐसा करके एग्रीमेंट किया है, और आपको ये पेमेंट हमें ड्यू डेट पे करनी है, और आप इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। तो ओवरसीज इंपोर्टर इसको एक्सेप्ट करता है, उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गई, तो इंडियन ने इसने इसको डिस्काउंटिंग करके पैसे दे देने हैं। तो ये एक्सपोर्टर जो है, ये तो फ्री हो गया, इसको पैसे मिल गए, इसका रिस्क खत्म हो गया फॉरेन पार्टी का। तो सारा रिस्क किसने ले लिया? इस पार्टी ने ले लिया सारा रिस्क। तो जब इसने रिस्क ले लिया, तो ये ड्यू डेट पे इससे पेमेंट रिकवर कर लेगा। अब आप बोलेंगे कि सर, जो बैंक पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस करता है तो उसमें भी तो यही कुछ होता है। भाई, जब बैंक पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग देता है, तो उसमें एक तो नंबर 1 तो कोलेट्रल रखते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स में कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। आपके बिल्स को परचेज कर लिया, और सारा का सारा बैंक ने रिस्क इसके ऊपर उठा लिया, और आपके ऊपर कोई रिस्क है नहीं। आपके ऊपर जो रिस्क होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, कि आपने कोई घपला किया होगा कोई ट्रांजैक्शन में, किसी और चीज में, तो अगर इस बंदे ने पेमेंट रोक दी तो बैंक आपको अप्रोच करेगा। अदरवाइज अगर इस बंदे ने पेमेंट का डिफॉल्ट किया, तो सारा का सारा लॉस बैंक का ही लॉस है, आप बिल्कुल फ्री हैं। इसी को तो फैक्टरिंग बोलते हैं, तभी तो फैक्टरिंग अरेंजमेंट है। कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है आपको, आप बहुत बड़े रिस्क से फ्री हो गए। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ था इसके साथ गुड्स एक्सपोर्ट करने का, जितनी टाइम पे एक्सपोर्ट करने का, जो क्वांटिटी में, क्वालिटी में, आपको सारी अपनी टर्म्स को मीट करना है। आपको यहाँ पे, आपको एज अ एक्सपोर्टर कहीं पे भी डिफॉल्ट नहीं करना, अपने कमिटमेंट से कहीं पे भी नहीं हिलना। रेस्ट सारी बैंक की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो बस जो पेमेंट की रिलेशन होगी, तो उसकी ईडीपीएमएस पे जो एक्सपोर्टर पेमेंट्स की रिपोर्टिंग होती है, तो वो बैंक कर देगा, और आपको बीआरसी इशू कर देगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इंपोर्ट फैक्टरिंग भी बिल्कुल सेम चीज है। इसके अंदर बस आप इंडियन इंपोर्टर बन जाते हैं, यहाँ पे ओवरसीज एक्सपोर्टर बन जाता है। सारा एग्रीमेंट, सारा असाइनमेंट बिल्कुल सेम हो जाता है।
आपके साथ कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट की नहीं किया जाता एज एन इंपोर्टर, आपको सिर्फ एक असाइनमेंट नोटिस दिया जाता है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन फॉरेन पार्टी के साथ किया जाता है, बाकी सारा प्रोसेस एज इट इज सेम है इंपोर्ट फैक्टरिंग में, जस्ट एक मिरर इमेज है वो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का। अब पेबल फाइनेंसिंग क्या होती है? पेबल फाइनेंसिंग एक तरह की रिवर्स फैक्टरिंग लिमिट ही है। रिवर्स फैक्टरिंग मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था, रिवर्स फैक्टरिंग लिमिट ही है, बस खाली डिफरेंस और इसके बीच में ये है, रिवर्स फैक्टरिंग में जो इनिशिएटर है यानी जो बायर है, जो इनिशिएटर है, कल को अगर वो पेमेंट नहीं करता तो कुछ कंडीशंस होती हैं लिमिटेड रिकोर्स की, तो इसको अप्रोच किया जा सकता है, यानी सॉरी ये वेंडर अगर पेमेंट नहीं करता तो बायर को अप्रोच किया जा सकता, वेंडर अगर पेमेंट नहीं करता तो सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये बायर है ये वेंडर है, तो इसने इसको पेमेंट करनी होती है, तो अगर ये ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता इसके किसी डिफॉल्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं किसी सर्कमस्टांस में इसको थोड़ा बहुत अप्रोच किया जा सकता है। पेबल फाइनेंसिंग में कोई भी अप्रोच नहीं हो सकता, इसने अगर पेमेंट नहीं की तो बात खत्म, बैंक का लॉस हो गया, ठीक है, सारा का सारा रिस्क बैंक का होता है। बस यही डिफरेंस है रिवर्स फैक्टरिंग और पेबल फाइनेंस फैसिलिटी में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि रिवर्स फैक्टरिंग एक्ट के अंडर कवर्ड होती है, पेबल फाइनेंस फैसिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कवर्ड होती है। प्रोसेस क्या है? पहले गुड्स की शिपमेंट होगी, बायर शिपमेंट करेगा वेंडर को, जो सप्लायर है उसको, नहीं सॉरी जो सप्लायर है वो शिपमेंट करेगा बायर को गुड्स की। जैसे ही शिपमेंट होगी बैंक और बायर, देखिए ये बायर इनिशिएटेड है रिवर्स फैक्टरिंग की तरह ही, तो बायर जो है जिसने इसको पेमेंट करनी है वेंडर को, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगा जो मेन एग्रीमेंट होगा, एक रिकमेंडेशन का कागज लेगा, रिकमेंडेशन लेटर लेगा और एक सप्लायर कंफर्मेशन लेटर लेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। ये जैसे ही ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करेगा तो बैंक वेंडर को पेमेंट कर देगा और ड्यू डेट पे बायर के अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लेगा। रिवर्स फैक्टरिंग में ज्यादातर ऑटो डेबिट नहीं होता, यहाँ पे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी दी जाती है बायर की तरफ से कि मेरे खाते से ड्यू डेट पे आप अपने आप पैसे काट लीजिए। सारा का सारा रिस्क बायर के ऊपर है, इसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। इसने कल को माल डिफॉल्टी सप्लाई कर दिया, माल गलत सप्लाई कर दिया, माल कम ज्यादा सप्लाई कर दिया, तो कोई जिम्मेवारी नहीं बैंक की, बैंक को पूरी की पूरी पेमेंट यहां से रिकवर करनी है, ये अपने आप वहां से देखेगा। रिवर्स फैक्टरिंग में बैंक थोड़ा सा इसके ऊपर अप्रोच कर सकता था, पर यहां पे पेबल फाइनेंसिंग में कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई बैंकिंग का एक्सपोजर नहीं है, कोई बैंकिंग का डेट नहीं है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये एग्रीमेंट जो मेन एग्रीमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें प्रोसेस के तहत बायर को यानी कि इसको बंदे को बैंक को डाटा सबमिट करना होता है, मेरा सप्लायर का नाम क्या है, उनकी इनवॉइस डेट क्या है, डिस्काउंटिंग से पहले इनवॉइस नंबर, पेमेंट ड्यू डेट, अमाउंट, गुड्स की डिटेल, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स, शिपमेंट का प्रूफ, यानी वो सारा सबमिट करना होता है, तो बैंक इसके प्रूफ के बेस पे डिस्काउंटिंग करता है। एक रिकमेंडेशन लेटर जो लगती है, रिकमेंडेशन लेटर में वो जो आपका बायर है वो ये डिक्लेयर करता है कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनको बैंक पेमेंट करेगा और उनका मेरे साथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, कि मतलब वो बताता है बैंक को कि इन इन बंदों के साथ मैं डीलिंग कर रहा हूँ, इनसे माल खरीद रहा हूँ, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंडक्ट अच्छा है, माल अच्छे से सप्लाई करते हैं, टाइम पे सप्लाई करते हैं, अच्छी क्वालिटी का देते हैं, उनका नाम पता, उनके बैंक का नाम, उनका अकाउंट नंबर, उनके ब्रांच की डिटेल्स यानी IFSC कोड वगैरह सब बताएगा ताकि बैंक इनको पेमेंट्स कर पाए। तो जो रिकमेंडेशन लेटर में सप्लायर नेम लिखे होंगे बैंक सिर्फ उन्हीं को ही पेमेंट करेगा। एक सप्लायर से कंफर्मेशन लेटर लेता है बैंक, यानी कि वेंडर से कंफर्मेशन लेटर लेता है बैंक। उस कंफर्मेशन लेटर में जो वेंडर होता है वो बताता है बैंक को और बायर को एड्रेस करता है वो लेटर, उसमें वो डिक्लेरेशन देता है कि जो मैंने इस बंदे को माल सप्लाई किया और जो मैंने इस बंदे से पेमेंट लेनी है, तो मेरे पास पूरा पूरा राइट है वो पेमेंट लेने का, मैं सोल ओनर हूं और मैंने अपने राइट को किसी भी तरह से किसी को ट्रांसफर या असाइन बिल्कुल भी नहीं किया है, तो पूरा का पूरा रिसीवेबल मैं ही हूं पेमेंट का, ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए इस चीज से। बस वो डिक्लेरेशन देता है इस चीज में। तो सिंपल प्रोडक्ट हैं, बड़े सिंपल प्रोडक्ट हैं, तो आई होप सो आपने इन सबको समझ लिया होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।